Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs keys of neurosurgery. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक यंग मोटरसाइकिलिस्ट है, हेड इंजरी हुई है और उसका GCS 5 है। ओके, तो GCS के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो, हेड इंजरी है और GCS 5 है। GCS अगर 8 से कम हो तो उसका मतलब है वो कोमे के अंदर चला गया है। और हम GCS की बेस पर हम हेड इंजरी को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर GCS 15/15 है विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो वो माइनर हेड इंजरी है। अगर GCS 14 to 15 है, ओके 14 है या 15 है लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो उसको बोलते हैं माइल्ड हेड इंजरी। मॉडरेट हेड इंजरी के अंदर GCS 9 to 13 होता है और सिवियर हेड इंजरी में GCS 3 to 8 होता है। और इस केस में अगर आप देखो GCS 5 है, दैट मीन्स दिस इज सिवियर हेड इंजरी है। और जब ये सिवियर हेड इंजरी होती है आपने इसमें प्रोफाइलैक्टिक इंट्यूबेशन आपने कर देनी होती है, ठीक हो गया, एयरवे को मैनेज करने के लिए। ओके, तो वो GCS के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो GCS होता है किसके अंदर आता है? GCS ये प्राइमरी सर्वे के अंदर आता है। प्राइमरी सर्वे किसका? न्यूरो सर्जरी का। और न्यूरो सर्जरी के प्राइमरी सर्वे में पहले ब्रीदिंग को मेंटेन करते हैं, सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ओके, डिसेबिलिटी को देखने के लिए GCS करते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा आइज को चेक करते हैं, पीपल्स के साइज को देखने के लिए फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट चेक करते हैं और ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते होते हैं, क्लियर, सही हो गया। तो अब GCS के बारे में पूछ रहे हैं। तो GCS में क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इज असेसमेंट ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स। GCS में 3 चीज़ें होती है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स आपको पता है कि इसके मैक्सिमम 4 नंबर होते हैं और मिनिमम हर एक के 1 नंबर होता है। वर्बल रिस्पॉन्स इसके 5 होते हैं और मोटर के 6 होते हैं। ओके, आई में क्या होगा? अगर चेस्ट कोड 4 है इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है। 3 में आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्पीच होती है। 2 में पेन की वजह से आई ओपनिंग होती है और 1 में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वर्बल में अगर बंदा नॉर्मल है तो उसका ठीक है, ओके। अगर डिसओरिएंटेड कंफ्यूज्ड है 4 है, ओके। वर्ड्स है लेकिन कोहेरेंट नहीं है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है, यानी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो इसको बोलते हैं हम 3। और अगर सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इनकॉम्प्रिहेंसिबल है तो वो 2 आ जाएगा और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं आ रही तो 1 आ जाएगा। मोटर रिस्पॉन्स में अगर कमांड को ओबे करता है 6, लोकलाइज टू द पेन 5, विथड्रॉल 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो कि डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी में होती है 3, एक्सटेंशन जो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में होती है 2 और कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है 1। और GCS की क्या सिग्निफिकेंस होती है? GCS इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्कोरिंग सिस्टम है। वाइडली यूज्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है। नंबर 2 सिंपल और इजी टू यूज होता है। और नंबर 3 इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, वाइडली यूज सिस्टम होता है, ठीक है, ईजी सिंपल चीप होता है, क्लियर। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी होती है और आपने इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स देखना होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या होती है? अगर कोई पेशेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब पे लगा हुआ है तो वो बोल तो नहीं सकता, तो इसमें आपने वर्बल रिस्पॉन्स के बजाय VT लिख देना है, ठीक हो गया, ओके। और अगर कोई पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को शॉक है, हाइपोक्सीमिया है, ओके, ड्रग यूज़ कर रहा है, अल्कोहल लिया हुआ है, यानी शॉक, हाइपोक्सीमिया, ड्रग्स है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, वो GCS को खराब कर सकती है इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन इंजरी। ओके, सही हो गया, यानी वो GCS को अल्टर कर देगी ब्रेन इंजरी के इंडिपेंडेंटली। तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। इसके अलावा अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो GCS तो जो मोटर स्कोर होता है उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाती है। और अगर किसी को ऑर्बिटल ट्रॉमा है, ऑर्बिट का ट्रॉमा है तो उसमें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को असेस करना बड़ा मुश्किल होता है। नंबर 6 लिमिटेशन है कि GCS को हम बच्चों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासतौर पर 36 महीनों से नीचे वाले बच्चों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपके आ जाते हैं GCS की क्या थी, कहने का मतलब है लिमिटेशंस थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। 60 ईयर ओल्ड वुमन है विद 3 वीक हिस्ट्री ऑफ सीवियर हेडेक है। ओके, सीवियर हेडेक की हिस्ट्री है। कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन में पता लगा कि स्मॉल सर्कुलर हाइपोडेंस लीजन है। ओके, छोटी है, सर्कुलर हाइपोडेंस लीजन है और रिंग लाइक एनहांसमेंट है। अगर सिर्फ रिंग लाइक एनहांसमेंट होता, हाइपोडेंस लीजन होता तो ब्रेन एब्सेस लगा देते, लेकिन उसको 3 वीक की सीवियर हेडेक की हिस्ट्री है। दैट मींस कि कोई इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो रहा है, कोई ट्यूमर एक्सपांड कर रहा है। ओके, अब एक बात याद रख लेना, जो रिंग लाइक एनहांसमेंट लीजन होती है ना, ये आपको ब्रेन एब्सेस में भी देखने को मिलती है और वो मेटास्टैटिक ट्यूमर में भी देखने को मिलती है, ब्रेन के ट्यूमर में भी और आपको ब्रेन एब्सेस में भी देखने को मिलती है। हाँ, मेटास्टैटिक ट्यूमर में आपको ग्रे व्हाइट जंक्शन पे आपको मल्टीपल लीजन आपको देखने को मिलती होती है और ब्रेन एब्सेस में आपको पहले हिस्ट्री मिलती है, फीवर की, इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है। अब इसकी 3 वीक हिस्ट्री है हेडेक की। ओके, दैट मींस कि ब्रेन एब्सेस इज लेस लाइकली पॉसिबल, बट ब्रेन एब्सेस पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उसमें भी रिंग इनहांस्ड लीजन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेटास्टैटिक ट्यूमर है, लेकिन ब्रेन एब्सेस भी आप डिफरेंशियल में रख सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब असल में होता ये है कि जो इंट्राक्रैनियल ट्यूमर होते हैं वो ICP बढ़ा देते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, कॉन्शियसनेस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है
और ब्लरिंग ऑफ विजन आपको देखने को मिलती होती है, ठीक हो गया। और ब्रेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टैटिक ट्यूमर ही ज़्यादा होते हैं, ओके। बाकी ब्रेन के अंदर बिनानो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन कौन से होते हैं, मेटास्टैटिक या सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं, क्लियर, सही हो गया। बाकी जो प्राइमरी ट्यूमर्स है उसमें आपको पता है कि एस्ट्रोसाइटोमा आपने याद रखना है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, एपेंडाइमोमा है, कोराइड प्लेक्सिस पैपिलोमा है, ओके, मेडुलोब्लास्टोमा है, मेनिंजियोमा है, जर्मिनोमा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड आपने पढ़ने होते हैं, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। अब इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू पॉइंट आता है उस वाले ब्रेन ट्यूमर में या ब्रेन एब्सेस में, दोनों में इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ओके। और आपको पता है कि एक इक्वेशन होती है कि जो सेरिब्रल परफियन प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, 20 से ज़्यादा हो जाता है, इस सेरिब्रल परफियन प्रेशर 60 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है पुअर प्रोग्नोसिस है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेरिब्रल परफियन प्रेशर, फिर ये सेकेंडरी इंजरी करा सकते हैं। दैट इज़ वाई आपने रेस आईसीपी को मैनेज करना होता है। नॉन सर्जिकल मेजर्स होते हैं और सर्जिकल मेजर्स होते हैं। नॉन सर्जिकल मेजर में आप हेड की पोजीशन बनाओगे 30 डिग्री पर, नंबर 2 सीडेशन करोगे आप, और इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन करवा दोगे ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए मैनिटोल दोगे, हाइपोथर्मिया करवाओगे, बारबिचुरेट कोमा, सोडियम बैलेंस को मेंटेन करोगे, एंटी कन्वल्सन ड्रग दोगे सीजर के लिए। और सर्जरी मैनेजमेंट में क्या होगा, आप कोई फोकल हिमाटोमा उसकी आप इवैक्यूएशन करोगे क्रेनियोटमी से, या वेंट्रिकुलोस्टमी कर दोगे, या डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कर देंगे। इससे ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर ठीक हो जाएगा, ओके, सही हो गया, ओके, ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को माइल्ड हेड इंजरी है, माइल्ड हेड इंजरी मैंने बताया था 14 टू 15 होती है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। तो इसको आपने कैसे मैनेज करना होता है, ओके। तो इसमें आपने सीटी स्कैन कराना होता है, उसमें अगर आपको नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, फिर आपने इसको डिस्चार्ज कर देना है। तो डिस्चार्ज कब करना है, जब उसका जीसीएस नॉर्मल होगा, सीटी स्कैन नॉर्मल होगा, अल्कोहल नहीं ले रहा, वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट साथ में है, और कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं है लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस या वीकनेस और नंबनेस इन द लिम्स है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और सवाल भी आ सकता है कि सीटी स्कैन की क्या इंडिकेशन होती है। अगर आपने 1 घंटे में सीटी स्कैन करना है, तो अगर जीसीएस 13 से कम है या ओके, ठीक है, या जीसीएस लेस देन 15 है एट 2 आवर्स है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ओपन डिप्रेस्ड या बेसल सेल का फ्रैक्चर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर या वॉमिटिंग है, और सीटी स्कैन विद इन द 8 आवर्स, तो इसकी इंडिकेशन होती है निमोनिक कार्ड, कोआगुलोपैथी, एज 65 से ज़्यादा, आर से रिट्रोग्रेड एमनीजिया, और डी से डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्यूट सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो क्या अर्ली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, ओके। अगर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, सर्वाइकल या अपर थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, C7 C8 T1 इसकी इंजरी है, तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे है वो डैमेज हो जाते हैं, और जब डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे डैमेज हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और वार्म एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगे, ओके। और ये असल में होता क्यों है, जब सिंपैथेटिक ट्रैक डैमेज हो गया तो अनअपोज्ड वेगल स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी और वार्म एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी। इस तरह के शॉक को बोलते हैं, ओके, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, ठीक है, ओके। और इसमें वैसे स्पाइनल शॉक लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से 3 टाइप के शॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके। न्यूरोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक और स्पाइनल शॉक होता है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो न्यूरोजेनिक शॉक एक्सप्लेन किया था। कुछ जो होते हैं बुक्स वो न्यूरोजेनिक और स्पाइनल को एक ही जैसा ले लेती है, लेकिन असल में इसका आंसर था न्यूरोजेनिक शॉक। C7 और T1 के डैमेज होने की वजह से होता है। इसमें ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और वार्म एक्सट्रीमिटीज थे। जो न्यूरोजेनिक शॉक था उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अब वेजोप्रेसिन इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके, सॉरी फॉर दैट, ये होता रहता है साथ साथ, हम कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, वेजोप्रेसर आपने इस्तेमाल करने होते हैं, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के बाद आपने वेजोप्रेसर देने होते हैं, और ज़्यादा फ्लूइड रिससिटेशन आपने नहीं देनी होती। तो ये था न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक एक होता है स्पाइनल शॉक, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है। स्पाइनल शॉक के अंदर आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलती है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का मतलब है कि आपको लॉस ऑफ मसल टोन देखने को मिलेगा, फ्लैसिडिटी, एरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, पैरालिसिस, ओके, पैरालिसिस, हाइपोटोनिया, एरिफ्लेक्सिया, इसको बोलते हैं स्पाइनल शॉक। जबकि ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और वार्म एक्सट्रीमिटीज इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक होता है। अब जो स्पाइनल शॉक होता है वो सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहता होता है, लेकिन वो 6 वीक्स तक भी जा सकता होता है, ठीक हो गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि और कैसे पता लगेगा कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी ठीक हो गई है, तो आपने एक रिफ्लेक्स चेक करना होता है, वो है बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स होता है। कौन सा रिफ्लेक्स होता है, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स होता है, क्लियर। और अगर बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स वापस आ गया तो उसका मतलब है इंजरी वापस हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में 3 तरह के शॉक मैंने बताए थे, न्यूरोजेनिक हो गया, स्पाइनल शॉक हो गया, और तीसरा हाइपोवोलेमिक शॉक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में और न्यूरोजेनिक में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में हाइपोटेंशन होता है, लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक में टैकीकार्डिया होता है, न्यूरोजेनिक में ब्रेडिकार्डिया होता है।
हाइपोवोलेमिक में कोल्ड क्लाइमिक एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, न्यूरोजेनिक में वार्म एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। हाइपोवोलेमिक हेमरेजिक शॉक की हेमरेज की वजह से होता है, जबकि न्यूरोजेनिक वाला डिसेंडिंग सिम्पैथेटिक पाथवे की डैमेज की वजह से होता है। C7T1 में देखने को मिलता है। ओके, हाइपोवोलेमिक में आप फ्लूइड रिससिटेशन दोगे इंक्लूडिंग ब्लड, जबकि न्यूरोजेनिक में आप वेज़ोप्रेसर दोगे, फ्लूइड रिससिटेशन नहीं दोगे, अदरवाइज़ बंदा खत्म हो जाएगा उससे। ओके, ठीक हो गया? ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज़ होती है, ओके, आपने इसको एक स्केल यूज़ करना होता है। उसका स्केल का नाम है फ्रैंकल स्केल, ओके, यानी इसको आप कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में डिवाइड करते हैं, ओके। अब कंप्लीट इंजरी का क्या मतलब होता है? कंप्लीट इंजरी का मतलब होता है कि ओके, देयर इज़ नो फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ लिगन, कि जो किसी जगह पे लिगन है, सपोज़ T1 पे लेवल पे लिगन है, तो उससे नीचे आपको नो सेंसेशन और नो वॉलंटरी मूवमेंट है और दोनों साइड्स इक्वली अफेक्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट इंजरी। और जो इनकम्प्लीट इंजरी होती है, इसमें आपको कुछ फंक्शनिंग नीचे मिल रही होती है। क्या फंक्शनिंग मिलेगी? आपको एक लिम्ब मूव कर सकता है दूसरे से ज़्यादा, सेंसेशन मिल सकती होती है, ठीक हो गया, ओके। और आपको पेरिएनल सेंसेशन प्रिजर्व होती है, वॉलंटरी और स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ओके। कोई सेंसेशन या वॉलंटरी मूवमेंट लोअर लिम्ब्स में होती है और वॉलंटरी टो फिक्सेशन होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, एक्सट्रीम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन हो, तो उसकी वजह से व्हिप्लैश इंजरी हो जाएगा। क्लियर? सही हो गया। तो ये सारे मैंने आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट बता दिया है। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट भी आता है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो होता है आपका लाइक न्यूरोलॉजिकल लेवल। न्यूरोलॉजिकल लेवल ये वो लोवेस्ट न्यूरोलॉजिकल लेवल होता है जिसकी नॉर्मल सेंसरी और मोटर फंक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर डैमेज C5 और C6 के दरमियान में है, तो इसका जो लोवेस्ट न्यूरोलॉजिकल लेवल है वो C5 है, यानी C5 नॉर्मल है और जो C6 है वो डैमेज है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल लेवल होता है उसको सिंपल न्यूरोलॉजिकल लेवल कहते हैं, ठीक हो गया, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चेक करना है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी का लेवल क्या है, ओके। तो इंजरी को चेक करने के लिए आप ये चेक करो कि इंजरी किस जगह पे है। अगर कोई बंदा अपने एल्बो को रेस कर रहा है शोल्डर तक, ओके, दैट मीन्स कि C5 है, ओके। अगर कोई बंदा जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डायफ्राम की पैरालिसिस है, दैट मीन्स इंजरी C1 C2 C3 के लेवल पे है, ओके। और अगर पूरे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की पैरालिसिस है, दैट मीन्स इंजरी C4 और C5 के लेवल्स पे है। अगर सिर्फ लोअर लिम्ब्स की पैरालिसिस है और आर्म की एब्डक्शन कर सकते हैं, मतलब लीगन C5 और C6 के दरमियान में है, ओके, ठीक हो गया। अगर कोई बंदा अपने फोर आर्म को फ्लेक्स कर सकता है, फोर आर्म को फ्लेक्स कौन करता है? बाइसेप्स, दैट मीन्स इंजरी C6 और C7 पे लेवल पे है, ओके। और अगर कोई बंदा एक्सटेंड कर सकता है फोर आर्म को, ट्राइसेप्स है तो वो C7 होता है, फ्लेक्स कर सकता है रिस्ट और फिंगर्स को, C8 आ जाएगा, और अपनी फिंगर्स को सेपरेट कर सकता है, एबडक्शन कर सकता है, तो वो T1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लिए जो लैंडमार्क होता है वो होता है आपका सेंसरी लेवल्स होता है, ठीक हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये भी आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज के अंदर? आप स्पाइनल कॉर्ड के एक्सरे करा लोगे जिसमें आपको फ्रैक्चर मिल सकता है, डैमेज टू द बोन्स ऑफ स्पाइन मिल सकता होता है, सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे लीजन को देखने के लिए, ज़्यादा अच्छी कौन सी एमआरआई होती है। इसके अलावा माइलोग्राम कर सकते हैं, सोमैटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल भी करा सकते होते हैं, क्लियर। अब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज को आपने कैसे मैनेज करना होता है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज में? ओके, सबसे पहले आपने प्राइमरी सर्वे करना होता है, ABCDE करोगे, सर्कुलेशन आप खास तौर पर देखोगे, न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक को सेपरेट करना होता है, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए आप CVP मॉनिटरिंग करते हो, डिसेबिलिटी को देखने के लिए आप GCS स्कोर करते हो, सेकेंडरी सर्वे में आप हिस्ट्री करते हैं, ओके, हेड टू टू एग्जामिनेशन करते होते हैं, क्लियर। और फिर मैनेजमेंट करनी है तो आपने इमोबिलाइजेशन करनी होती है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। कि आपने इमोबिलाइजेशन के बगैर आपने मूव नहीं करना होता, तो उसके लिए आप स्पाइन बोर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे। नंबर 2 डेक्सामेथासोन या मिथाइलपिराडिनिसोलोन इस्तेमाल करोगे स्वेलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 आप सर्जरी करोगे, सर्जरी होती है डीकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी, ठीक हो गया, ताकि फ्लूइड या टिश्यूज को हम रिमूव कर सकें जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं। इसके बाद स्पाइनल ट्रैक्शन करेंगे ताकि डिसलोकेशन कम से कम हो, ओके। इमोबिलाइजेशन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नर्सिंग केयर अप्लाई करते हो, लास्ट में रिहैबिलिटेशन आ जाती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की मैनेजमेंट आ जाती होती है, क्लियर। बाकी स्पाइनल शॉक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्पाइनल शॉक क्या होता है और न्यूरोजेनिक शॉक क्या आपको देखने को मिलता होता है। अच्छा, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। स्पाइनल शॉक में स्पाइनल कॉर्ड जैसे डैमेज होती है ना, तो उसके फंक्शन खत्म हो जाते हैं और ये 6 हफ्तों तक जाके टाइम लेती है वापस आने में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज GCS है। तो GCS के बारे में बता रहे हैं कि जो GCS होता है बेस्ट ऑप्शन इज आउटकम और प्रोग्नोसिस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज सिस्टम होता है, सिंपल और इजी टू यूज होता है और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है। अब कौन सी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है? जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है इडियोपैथिक हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, कुछ एंडोक्राइन डिजीज की वजह से हो सकता है। पहले तो इडियोपैथिक रट्टा मार लो, प्रेगनेंसी है और ओबेसिटी है और कुछ एंडोक्राइन डिजीज है। वो एंडोक्राइन डिजीज के अंदर आपकी मिक्सोडीम आ जाती है, एक्रोमेगाली है, डायबिटीज है, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मेन में आपने एक्रोमेगाली, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर
मिक्सोडीमा, एक्रोमेगाली, ये इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। और कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, ओके, डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। तो इसकी क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती है, इसमें आपको पेन या पैरेस्थीसिया मिलेगा इन द रेडियल 3.5 फिंगर्स में, और आपको नाइट पेन देखने को मिलता है। ये नाइट पेन एग्रावेट हो जाता है, ओके, खासतौर पर जब स्लीपिंग कंडीशन में, और रिलीव हो जाएगा बाय शेकिंग हैंड है। और नंबर 3, थिनार मसल की वेस्टिंग हो जाती है। थिनार मसल कौन कौन से थे, मिमोनिक है, लोफ, LOAF, एल से लुब्रिकल्स, फर्स्ट टू लुब्रिकल्स, ओ से ओपोनेंस पॉलिसिस, ए से एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और एफ से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस होता है। अब इसके लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट करवाते हैं। क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फैलन टेस्ट, टीनल टेस्ट और डर्किन कंप्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है। टीनल टेस्ट में क्या होगा कि जब हम करेंगे ना, ओके, टीनल में टैप टैप करेंगे मीडियन नर्व को, तो क्या प्रोड्यूस होगी, टिंगलिंग या पेन होगा, ओके। इसके बाद फैलन टेस्ट में पैरास्थीसिया होगा विद द रिस्ट फ्रैक्शन, और डर्किन कंप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, ओके, डिजिटल प्रेशर लगाएंगे ओवर द कार्पल टनल, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन ऑफ पेन प्रोड्यूस हो जाएगा, पेन पैरास्थीसिया हो जाएगा। अब मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट में आपने 3S याद करनी है। स्प्लिंट्स देके रात के बाद, वो भी एक्सटेंशन वाली पोजीशन में। नंबर 2 स्टीरॉइड देंगे, और नंबर 3 सर्जिकल डीकम्प्रेशन करते होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। क्लियर हो गया, 3 है। बाकी आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कंजर्वेटिव में आप स्प्लिंटेज दोगे, एनसेट दोगे, स्टीरॉइड के इंजेक्शन दे रही है, और आप सर्जिकल डीकम्प्रेशन दोगे। और सर्जिकल डीकम्प्रेशन में आपने खास ख्याल रखना है कि जो स्किन का इंसिजन है वो अपने अल्नर बॉर्डर ऑफ जो रिंग फिंगर है ना, उसके अल्नर बॉर्डर पे देना है। अल्नर बॉर्डर पे क्यों, ताकि मोटर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व डैमेज ना हो। और दूसरा, आपने जो स्किन का इंसिजन है उसको रिस्ट क्रीज से एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि अगर आपने रिस्ट क्रीज से आगे ले गए तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच डैमेज हो सकती है, बाद में आप फिजियोथेरेपी भी कराओगे, ठीक हो गया। तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट ये फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एपिड्यूरल हीमाटोमा, ओके। एपिड्यूरल को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा भी बोलते होते हैं, ओके। और इससे रिलेटेड एक और भी आएगा, वो होगा सबड्यूरल हीमाटोमा। ये दोनों हाई यील्ड टॉपिक्स है, और दोनों से एचसीक्यू या एमसीक्यू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दोनों आईसीपी करवा देते होते हैं। और दोनों के अंदर आपने बरहोल क्रेनियोटमी करनी होती है, बरहोल सर्जरी या क्रेनियोटमी आपने करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, ओके। स्टार्ट करते हैं पहले हम आर्टरी अफेक्टेड इन एपिड्यूरल हीमाटोमा, और अगला एपिड्यूरल हीमाटोमा की मैनेजमेंट आ गई है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एपिड्यूरल हीमाटोमा में जो आर्टरी डैमेज होती है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, और जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है वो इमरजेंसी क्रेनियोटमी होती है। इसके अलावा बरहोल सर्जरी भी कर सकते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब जो एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है, ओके, उसमें क्या होता है, ये जो हीमाटोमा होता है वो ड्यूरा और स्कल के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें आपको देखने को मिलता है, और ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है, और हमेशा हाई एनर्जी इंपैक्शन की वजह से होता है। न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी होती है, स्कल के फ्रैक्चर की वजह से होता है, यंग मेल्स में देखने को मिलता है, टिरियन के फ्रैक्चर की वजह से होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से होता है, ओके, ठीक हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है, ओके। इनिशियली क्या होता है, ओके, तो इनिशियली पेशेंट को, यानी कहने का मतलब है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, फिर इसने कॉन्शियसनेस रीगेन कर ली, फिर दोबारा से क्या हो गया, ओके, अनकॉन्शियस हो गया। इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल बोलते होते हैं। क्लियर, ये ल्यूसिड इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके अलावा आपको क्या होगा, इसके बाद आपको ब्रेन कंप्रेशन और हर्निएशन के साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। पहली बात है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी, और आपको हर्निएशन की चीज़ें मिलेगी। हर्निएशन में क्या होता है, हर्निएशन में जो प्यूपिल है सेम साइड का वो डायलेट हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव होता है। और दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पर आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ये एपिड्यूरल में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, नॉन कंट्रास्टेटिव स्कैन होता है, जिसमें आपको लेंटिफॉर्म बाइकॉन्वेक्स शेप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बाइकॉन्वेक्स है, लेंटिफॉर्म है, या लेमन शेप आपको देखने को मिलती है, कलेक्शन देखने को मिलती है, या डेंसिटी देखने को मिलती है, ओके, क्लियर। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने याद रखना है कि सबसे पहले आप ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, ओके, और आप ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर को आप कम करोगे। लेकिन इस केस में आपने क्या इस्तेमाल नहीं करना होता, ओके, बुक कहती है कि आपने इसमें मैनिटोल वाला ये इस्तेमाल नहीं करना होता, मैनिटोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बाकी आप ओपन क्रेनियोटमी करोगे, बरहोल सर्जरी करोगे, ओके, सही हो गया, ओके। अब क्रेनियोटमी कब करते हैं, जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। मिमोनिक होता है मैन, MEN, एम से मिड लाइन शिफ्ट, अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की मिड लाइन शिफ्ट है, ई से एलिवेटेड ICP, और एन से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। इस केस में आप क्या करते हैं, आप कहने का मतलब है
क्रेनियोटमी करते होते हैं या बर्न होल सर्जरी करते होते हैं। बाकी आपने आईसीपी को भी कम करना होता है। आईसीपी को कैसे कम करोगे? पोजीशनिंग बनाओगे, सेडेशन दोगे, बारबिचुरेट कोमा दोगे, थेरापेटिक हाइपरवेंटिलेशन होती है, मैनिटोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हाइपोथर्मिया है, बारबिचुरेट कोमा है, सोडियम बैलेंस को मेंटेन करना होता है, नॉर्मल कैप्निया करना होता है और एंटी कन्वल्सन ड्रग्स देनी होती है फॉर सीजर। जबकि सर्जरी में आप आप क्रेनियोटमी कर लिया, वेंट्रिकुलोस्टमी कर लिया और डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कर दिया। क्लियर? ये आप करते होते हैं। ठीक हो गया? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना होता है हमने सब ड्यूरल हेमाटोमा से। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा था उसमें ब्लड की कलेक्शन आपको स्कल और ड्यूरा के दरमियान में देखने को मिलती है। जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है उसमें जो कलेक्शन होती है वो ड्यूरा और अरेक्नॉइड के दरमियान में होती है। ओके, जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, ओके, ये आपको कहने का मतलब है ये यंग इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है ये यंग एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, खासतौर पर जो एंटी कोगुलेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अब ओल्डर पॉपुलेशन में क्यों होता है? क्योंकि जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है वो कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन की रप्चर होने की वजह से होता है और ओल्डर इंडिविजुअल में सेरेब्रल एट्रोफी होती है जिसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है एपिड्यूरल में और कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन का रप्चर होता है सबड्यूरल हेमाटोमा में। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद और कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? दोनों में आईसीपी ज़्यादा होगा, लेकिन जो एपिड्यूरल हेमाटोमा है इसमें आपको रैपिड प्रेजेंटेशन होगी। ओके, यानी पेशेंट बहुत जल्दी प्रेजेंट कर जाएगा। जबकि वो वाला होता है, कहने का मतलब है सबड्यूरल वाला, वो क्रॉनिकली प्रेजेंट करता होता है, एल्डरली में देखने को मिलता है, एंटी कोगुलेंट की वजह से होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, फिर वो मैस इफेक्ट प्रोड्यूस करता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। और ल्यूसिड इंटरवल आपको सिर्फ और सिर्फ एपिड्यूरल में देखने को मिलता है और सबड्यूरल में कोई ल्यूसिड इंटरवल नहीं होता। दोनों में नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन करेंगे। बर्न होल सर्जरी सबड्यूरल में नहीं करते होते, इसे क्रेनियोटमी करते होते हैं। क्लियर? अच्छा, और मैं बता रहा था अच्छा वही सर्जरी की वही इंडिकेशन होती है क्रेनियोटमी की कि मिड लाइन शिफ्ट होता है, एलिवेटेड आईसीपी है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। ठीक हो गया। ल्यूसिड इंटरवल एक्स्ट्रा ड्यूरल में होता है, सब ड्यूरल में ल्यूसिड इंटरवल नहीं होता, तो आपने इससे डिफरेंशिएट करना होता है। बाकी सिटी स्कैन में जो एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल इसमें बाई कन्वेक्स शेप या लेंटिफॉर्म या लेमन शेप कन्वेक्सिटी आपको या ओपेसिटी देखने को मिलती है। जबकि सब ड्यूरल में आपको कॉन्केवो कन्वेक्स होती है, डी शेप होती है या बनाना शेप होती है। क्लियर? ओके, और मैं क्रॉनिक सबड्यूरल के बारे में बता दूं। क्रॉनिक वाला आहिस्ता आहिस्ता प्रेजेंट करता है। इसकी 3 टाइप्स होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वाला विद इन द 3 डेज आता है, सब एक्यूट 4 टू 20 डेज में आता है और जो क्रॉनिक वाला ये आपको 20 डेज के बाद देखने को मिलता है। वैसे कुछ बुक्स 2 वीक्स भी कह देती है। ठीक है। एक्यूट में हाइपरडेंस ओपेसिटी आती है, सब एक्यूट में आइसोडेंस होती है और क्रॉनिक में आपको हाइपोडेंस ओपेसिटी देखने को मिलती है। और जो क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा होता है इसमें जो आपने मैनेजमेंट होती है ना, ओके, वो क्या मैनेजमेंट होती है? वैसे वो क्रॉनिक में आप सब ड्यूरल में बर होल सर्जरी करते होते हैं, खासतौर पर अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो। ठीक हो गया। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपने क्या करनी है? आफ्टर सर्जरी ऑफ सेरेब्रल ट्रॉमा आपने वेंटिलेट करना होता है, CO2 को आपने मेंटेन करना होता है, हीमोडायनामिक्स को मेंटेन करना होता है, नर्सिंग केयर करनी है, 30 डिग्री हेडेक पोजीशन, ड्रग्स लाइक सेडेशन, एनाल्जेसिया, आईसीपी को आपने 25 से नीचे रखना होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को 70 से ऊपर रखना होता है, सीटी स्कैन कराना होता है, सब चीज़ें आपकी आ जाती होती है। क्लियर? सही हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये हमारा एपिड्यूरल और सबड्यूरल के मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया होते हैं। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बर्निंग सेंसेशन गेट्स एग्रावेटेड एट नाइट। तो रात के वक्त जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो एग्रावेट हो जाती है। ओके, और रिलीव बाय शेकिंग हैंड, तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सप्लेन कर चुका था। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी है और C6 डर्मेटोम को आपने देखना है, तो आप कैसे असेस करोगे? ओके, C6 सेंसेशन है, जो C6 होता है ना, ओके, तो C6 डर्मेटोम होता है वो आपके थंब वाले एरिया पे होता है। ओके, थंब को सप्लाई करता है C6 वाला। जबकि अगर मोटर के अंदर बात करूँ तो मोटर के अंदर जो होता है C6 वो बाइसेप्स के लिए होता है, C5 डेल्टॉइड के लिए होता है, C6 बाइसेप्स के लिए होता है, C7 ट्राइसेप्स के लिए होता है, C8 फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर होता है, T1 स्मॉल फिंगर्स की एब्डक्टर्स के लिए होता है, L2 इलियोप्सोआस के लिए होता है, L3 L4 क्वाड्रिसेप्स के लिए था, L4 L5 S1 ये नी की फ्लेक्शन के लिए होता है जो कि हैमस्ट्रिंग कराते हैं, L5 ये इंपॉर्टेंट है, L5 और S1, L5 डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए और S1 प्लांटर फ्लेक्शन के लिए होता है। क्लियर? सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विदाउट एनी रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मैलिटीज। इसको क्या बोलते हैं? ओके, इसको स्क्यूरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूरा। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विदाउट ऑब्जेक्टिव रेडियोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज बच्चों में देखने को मिलती होती है। क्लियर? हाइपर इलास्टिक, क्योंकि बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम की हाइपर इलास्टिसिटी होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है लेकिन कोई रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मैलिटीज नहीं मिली, तो इसको बोलते हैं स्क्यूरा। हाइपर इलास्टिसिटी की वजह से होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्शन की वजह से होती है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज MRI।
ठीक हो गया, ओके। इससे मिलता जुलता एक फ्रैक्चर होता है जिसको बोलते हैं चांस फ्रैक्चर। चांस फ्रैक्चर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, थ्रू द वर्टिकल वर्टिकल बॉडी में होता है, और ये हाइपर फ्लेक्शन की वजह से होता है, ओके। हाइपर फ्लेक्शन, ओके, ठीक हो गया। हाइपर फ्लेक्शन अबाउट एन एक्सिस एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम है, खासतौर पर लैप बेल्ट्स की वजह से होता है। अब जो चांस फ्रैक्चर होता है इसमें आपको रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा और एब्डोमिनल विसरल इंजरी भी आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद लोकलाइज टू द पेन, दैट मीन्स कि ये 5 हो जाएगा, ओके। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, वर्ड्स 3 आ जाएगा, ओके। और आई ओपनिंग टू द वॉइस, तो ये 3, ये टोटल 11 आना चाहिए था, इसने 10 लिखा हुआ है, तो ये सही कर लेना आप। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ इंजरी यानी क्रॉनिक हेडिक इंजरी है और ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट मीन्स क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा आ जाएगा। क्रॉनिक कब लेबल करेंगे? 20 डेज के बाद, या कुछ बुक्स कहती है 2 वीक्स के बाद, ओके। हाइपरथायरॉइड, हाइपोथायरॉइड फीमेल है यानी मिक्सोडीमा है, टिंगलिंग सेंसेशन और नंबरनेस हो गया और सीवियर पेन एट नाइट है, तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम में ये भी लिखा है कि नंबरनेस ऑफ फर्स्ट 3 फिंगर्स एंड लॉस ऑफ थिन आर्म मसल, तो ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर? तो अब ये 2 एमसीक्यूज रह गया कोड के हवाले से, ओके। अगर C5 और C6 वर्टिब्रल डैमेज हो गया तो आपने क्या करना है, ओके। और इसके बाद लिखा है कि वीकनेस ऑफ बोथ अपर लिम्स आफ्टर फॉल, कोई बंदा गिरा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम क्या होता है? इंजरी टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल पार्ट है उसकी इंजरी हो गई है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। और ये क्यों होती है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम? हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है। अगर किसी बंदे में पहले से जो सर्वाइकल किनाल है वो स्टीनोसिस है और आपने हाइपर एक्सटेंशन कर लिया, ओके, ड्यू टू फॉरवर्ड फॉल, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में अपर लिम्ब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, खासतौर पर मोटर स्ट्रेंथ गायब हो जाती है, ओके, ठीक है। और जो पैटर्न और लोअर लिम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपर लिम्ब होते हैं। अगर लोअर लिम्स इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले लोअर लिम्ब रिकवर होते हैं, फिर ब्लेडर रिकवर होगा, फिर अपर लिम्स लास्ट में जाके रिकवर हो गए, और इसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर बायलैटरल अपर लिम्ब की वीकनेस आई है और एक्सरे में आपको डीजेनरेटिव चेंजेस मिल रही है, दैट मीन्स सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी ड्यू टू फॉरवर्ड फॉल। इससे मिलता जुलता सिंड्रोम है वो है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम फ्लेक्शन की वजह से होता है, फ्लेक्शन कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से होता है। जब फ्लेक्शन कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज हो जाएगी। जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होगी तो जो एंटीरियर 1/3 होता है उसको वो डैमेज हो जाएगा। एंटीरियर 2/3 होता है वैसे, जिसमें बायलैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अफेक्टेड हो गए, बायलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक अफेक्टेड हो गए, ठीक है, ओके। और फ्रैक्शन कंप्रेशन फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एक पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है, ये आपको हाइपर एक्सटेंशन इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें पोस्टीरियर वर्टिब्रल एलिमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। अब इसमें पोस्टीरियर कॉलम से डैमेज होगा यानी प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी, एटेक्सिया हो जाएगा, ओके। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी है और एटेक्सिया हो जाएगा, दैट मीन्स पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है। लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नॉर्मल होते हैं। और ब्राउन सैकर्ड सिंड्रोम, पूरी की पूरी ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, ओके, ओके। हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय द पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, उसको बोलते हैं हम ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम। और ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम में रट्टा मार लेना, जो सेम साइड पे आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, सेम साइड पे पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। और एट द लेवल ऑफ लीगन आपको सारी सेंसेशन गायब मिलेगी और इप्सिलैटरल फेशियल पैरालिसिस भी मिलेगा। अगर C5 या C6 वर्टिब्रल डैमेज है तो आपने डिकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी करनी होती है, डिकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी करनी होती है, क्लियर, ताकि प्रेशर को कम किया जा सके। इसके बाद स्केल टू यूज GCS इस्तेमाल करते हैं आउटकम और प्रोग्नोसिस को देखने के लिए। GCS होता है आई रिस्पॉन्स, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स होता है। एपिड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल में मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। क्रेनियोटमी करनी होती है, इमरजेंसी क्रेनियोटमी कब करते हैं? जब आपको मिड लाइन शिफ्ट मिले या फिर elevated ECP या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है। बर्निंग सेंसेशन एग्रेवेटेड एट नाइट बट रिलीव बाय शेकिंग हैंड, तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है और मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी, तो 3 to 4 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी के बाद आपको क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा में देखने को मिलता है। रिंग इनहांस लीजन है, ग्रे व्हाइट जंक्शन पे कोई मैस आया हुआ है तो वो मेटास्टैटिक लीजन होती है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है? MRI।